रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य में नारी जीवन की सभी समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने इन समस्याओं को हल करने का प्रयास भी अपने इसी साहित्य के जरिए किया है। प्रेमचंद साहित्य में नारी जीवन की समस्याओं के पहले भाग में हमने नारी के जीवन में विवाह से पूर्व आने वाली समस्याओं पर चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने जाना था कि नारी जन्म से ही अपने जीवन में अनगिनत समस्याओं का सामना करती है। आज के अध्याय में हम जानेंगे कि नारी को वैवाहिक जीवन में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दहेज समस्या, अनमेल विवाह, बाल विवाह, अंतरजातीय विवाह, वैवाहिक जीवन में नारी के चरित्र पर संदेह की समस्या और इसके साथ ही नारी द्वारा नारी का शोषण, ना जाने कितनी अनगिनत समस्याएं नारी के सामने सुरसा की तरह मुंह फैलाकर खड़ी रहती हैं और वो इन सभी समस्याओं का सामना करते हुए अपना जीवन यापन करती रहती हैं। इन सभी समस्याओं पर हम आज के अध्याय में प्रेमचंद ने जो अपने साहित्य में ली हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय, प्रेमचंद साहित्य में नारी जीवन की समस्याएं। आज हम इसके दूसरे भाग पर चर्चा कर रहे हैं। प्रेमचंद युग में वैवाहिक जीवन की समस्याओं की एक श्रृंखला सी विद्यमान थी। जैसे पहली समस्या और सबसे बड़ी समस्या थी दहेज प्रथा। वैवाहिक जीवन की कुप्रथाओं के कारण कन्या का विवाह माता पिता के लिए एक जटिल समस्या बन जाता है। प्रेमचंद ने सेवा सदन और गोदान, साथ ही साथ निर्मला उपन्यासों में अभिभावकों की इसी चिंता को अभिव्यक्त किया है। अपने कथा साहित्य में उन्होंने दिखलाया है कि दहेज प्रथा के दुष्परिणाम सबसे ज्यादा किन्हें झेलने पड़ते हैं? जो गरीब नारियां होती हैं उन्हें। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो ये वर्ग है, गरीब वर्ग है, वो पुत्री के विवाह के लिए अलग से धन बचाकर नहीं रख पाते। सेवा सदन के दरोगा कृष्णचंद एक ईमानदार व्यक्ति हैं और वह पुलिस में रहकर भी रिश्वत नहीं लेते। अपनी बेटी सुमन के लिए वर खोजते समय उन्हें असलियत पता चलती है कि किस प्रकार आज समाज में दहेज के बिना एक लड़की का विवाह करना असंभव सा है और इसके लिए उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ता है और कैसे उनकी बेटी अपना जीवन जीती है। इन सभी पर प्रेमचंद ने काफी विस्तार पूर्वक चर्चा की है। निर्मला उपन्यास में दहेज की समस्या अपने यथार्थ रूप में सामने आई है। उदय भानु अपनी पुत्र निर्मला का विवाह एक संपन्न परिवार में तय करते हैं और उनके आकस्मिक निधन से किस प्रकार दहेज के कारण निर्मला का विवाह छूट जाता है और फिर किस प्रकार धन के अभाव में उसका विवाह दुहाजू और 3 बेटों के पिता के साथ हो जाता है। प्रेमचंद अपने साहित्य द्वारा उठाई गई हर समस्या का उपन्यास के अंत में हल भी देते हैं। लेखक के अनुसार दहेज की समस्या तभी सुलझ सकती है जब नवयुवक वर्ग आत्मबल का परिचय दे। कायाकल्प उपन्यास का चक्रधर एक साहसी युवक है। वह दहेज प्रथा के विरुद्ध है, इसलिए वो स्पष्ट रूप से अपने माता पिता के सामने इसका विरोध करता है। चक्रधर की दृष्टि से विवाह के समय दहेज तय करना लड़के को बेचने के बराबर है। दोस्तों, दूसरी समस्या है वैवाहिक समस्या में अनमेल विवाह। नारी जीवन अनेक सामाजिक कुप्रथाओं से जकड़ा हुआ है। प्रेमचंद ने अपने सेवा सदन और निर्मला उपन्यासों में दिखलाया है कि किस प्रकार दहेज के अभाव में नारी अनमेल विवाह करने को मजबूर हो जाती है, यानी कि उनका विवाह अपने से काफी बड़ी उम्र के आदमी के साथ कर दिया जाता है। सेवा सदन की सुमन का गजाधर प्रसाद से और निर्मला का मुंशी तोताराम से विवाह एक अनमेल विवाह ही है। प्रेमचंद वृद्ध विवाह के कुपरिणामों को भी प्रकाश में अपने साहित्य के द्वारा लाए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रौढ़ व्यक्ति के विवाह होने पर दाम्पत्य जीवन में असंतोष की भावना जन्म लेती है। वृद्ध विवाह प्रथा प्रायः युवती को समय से पहले ही विधवा बना देते हैं। गबन के वकील इंद्रभूषण संतान लालसा में वृद्धावस्था में रतन को निराश्रित छोड़कर स्वर्ग सिधार जाते हैं। प्रेमचंद की नरक का मार्ग कहानी में वृद्ध विवाह का अपेक्षाकृत भयंकर परिणाम उभर कर सामने आया है।
साथ ही लेखक ने नारी मनोभावों का उद्घाटन भी किया है, जिसके कारण वृद्ध से विवाहित युवती किस प्रकार कुमार्ग पर चलने लगती है, इसका भी प्रेमचंद ने अपने साहित्य में जिक्र किया है। सेवा सदन में अनमेल विवाह के कारण सुमन वेश्या का घृणित जीवन अपनाने को बाध्य हो गई। निर्मला जीवन भर घुटती रही और अंत में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार प्रेमचंद ने अपने साहित्य के द्वारा अनमेल विवाह की जो समस्याएं हैं उनको उठाया है। अब हम जानते हैं बाल विवाह, यानी कि जब बचपन में ही विवाह कर दिया जाता है छोटी छोटी बच्चियों का। आज की प्रसन्नता आगे चलकर किस प्रकार दारुण दुख में परिणत हो जाती है, इसका कारुणिक चित्रण प्रेमचंद ने नैराश्य लीला तथा सुभागी कहानी में किया है। उन्होंने बाल विवाह के दुष्परिणामों में कैलाशी के माता पिता को तो दुखी दिखाया ही है, साथ ही बाल विधवाओं के प्रति लोगों के अनादर दृष्टिकोण को भी व्यक्त किया है। प्रेमचंद की कथा साहित्य में बाल विवाह के अधिक उदाहरण उपलब्ध नहीं होते, परंतु फिर भी उन्होंने अपनी कहानी नैराश्य लीला में इस समस्या का चित्र प्रस्तुत किया है। वास्तव में लड़की का छोटी उम्र में विवाह ना करना और यदि इस प्रकार की त्रुटि हो भी गई हो तो विधवा होने पर पुनर्विवाह के द्वारा उसमें संशोधन करना ही इस समस्या का एक हल है, और यही संकेत प्रेमचंद ने अपने साहित्य में दिया है। उन्होंने नारी की वैवाहिक समस्याओं का विशद विवेचन करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि इन समस्याओं का मूल तत्कालीन दूषित समाज व्यवस्था में विद्यमान है और विवाह का वास्तविक उद्देश्य लगभग आज भुलाया जा चुका है। अंतर जातीय विवाह, इस विवाह को जो लोग एक समस्या मानते हैं, उनकी इस समस्या के निराकरण के लिए प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास में एक बात सुझाई है। वो क्या है? यदि समाज इस संदर्भ में असमर्थ है तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में चमारिन, सिलिया और पंडित माता दीन की भांति इस समाज का साहस के साथ डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि भारतीय समाज इतनी उदारता नहीं रखता कि वह सीधे सरल व्यक्ति को रूढ़िग्रस्त विचारों के विरुद्ध सहयोग दे सके। ये हमने जाने अंतर जातीय विवाह के विषय में। अब हम जानते विवाह विच्छेद, यानी कि शादी के बाद संबंध जब अलग, मियाँ पति पत्नी अलग हो जाते हैं। प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य में विवाह विच्छेद की समस्या का चित्रण भी किया है। दोस्तों, गांवों में स्त्रियों पर तरह तरह के आरोप लगाकर उन्हें छोड़ दिया जाता था, किंतु ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांवों में या अशिक्षित समाज में ऐसा होता है। शिक्षित समाज और शहरों में भी ऐसा होता है, लेकिन शिक्षित समाज में स्त्री पुरुष ने एक दूसरे से मुक्त होने के लिए विवाह विच्छेद के माध्यम यानी कि तलाक को अपना लिया है। लेखक ने घुटन भरे वातावरण में जीने से विवाह विच्छेद को सुविधाजनक माना है। कारण यह है कि कोई स्त्री पुरुष के अत्याचार सहते, उसके तलवे चाटते हुए खुद को मिटा ना सके। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि स्त्री ऐसे पुरुष से तलाक लेकर अपना जीवन खुद जी सके। वैवाहिक जीवन में नारी के चरित्र पर संदेह यह एक सबसे बड़ी समस्या है और प्रेमचंद ने अपने साहित्य में इसका बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। किस प्रकार पुरुष का शंकालु हृदय नारी की जीवन लीला अव्यवस्थित करके रख देता है। जब हम सेवा सदन उपन्यास पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसकी नायिका सुमन पर गजाधर रात देर से घर आने पर संदेह करता है। सुमन लाख उसे समझाती है पर उसका शक कम ही नहीं होता और अंत में इसी शक के कारण सुमन को वह घर से निकाल देता है और सुमन को भोली की शरण लेकर में आकर वेश्या बनने को मजबूर होना पड़ता है। और निर्मला उपन्यास में तोताराम अपने ही पुत्र मनसाराम और पत्नी निर्मला पर शक करता है और इसी शक की वजह से उसका पुत्र बीमार हो जाता है और अंत में किस प्रकार वो एक दुखद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, इसका जिक्र प्रेमचंद ने अपने निर्मला उपन्यास में किया है। इस तरह पुरुष का शंकालु हृदय नारी को निरंतर यातनाएं देता जाता है और फिर खुद का जीवन भी वो तनावग्रस्त कर लेता है, क्योंकि शक का कोई समाधान नहीं होता। सब आज भी समाज में नारी द्वारा नारी पर शोषण की समस्या काफी बड़ी है। नारी द्वारा नारी का शोषण सदियों पुरानी बात है। प्रेमचंद ने सास बहू के पचड़ों को अपने ही घर में देखा था
उस इसलिए वो इस बात को बहुत अच्छी प्रकार समझ पाते थे। ममता कहानी में सास को अपनी बहू की स्वतंत्र जीवन शैली में बाधक होने के लिए यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। निर्मला उपन्यास में तोताराम की बहन रुक्मणी ने आरंभ में तो निर्मला का जीना ही हराम कर दिया था, और इसी प्रकार प्रतिज्ञा, कायाकल्प, गोदान उपन्यासों में भी प्रेमचंद ने नारी का नारी द्वारा शोषण कैसे होता है इसे दिखलाया है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने जाना प्रेमचंद के साहित्य में नारी के जीवन की वैवाहिक समस्याओं के विषय में। अगले अध्याय में हम इसी श्रृंखला को जारी रखेंगे और नारी के जीवन की और समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे। उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।